दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव, जागरूकता से भरे हुए इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसको हम बुलाते हैं आज के धनवंतरी। ये डॉक्टर्स, ये धनवंतरी, ये एक्सपर्ट्स वो लोग हैं जो हमारी हेल्थ की, हमारी वेल बीइंग की, हमारी कंप्लीट लाइफ की केयर करते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। दे हैव स्टडीड अलॉट, बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस गैदर किया है। तब वो अपनी एक्सपर्टाइज के तहत हमको वो सलाह देते हैं या फिर वो केयर हमें प्रोवाइड करते हैं जिसकी दरअसल हमें ज़रूरत होती है। आज इस बेहतरीन बेहतरीन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित मुले साहब, जो एक प्लास्टिक सर्जन हैं। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में दोस्तों आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं उस प्लास्टिक सर्जरी की जो कि रिलेटेड होती है कैंसर से। जी हाँ, मैं मानता हूं कैंसर शब्द सुनकर ही थोड़ा सा एक सोशल स्टिग्मा लगा हुआ है कैंसर के साथ, हम घबरा जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी किस तरह से कैंसर ट्रीटमेंट के साथ हाथ मिलाती है, उसे सपोर्ट करती है और कई बार तो इतना ज़्यादा विश्वास पैदा करती है कि हमें भरोसा हो जाता है कि हम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। तो डॉक्टर अमित मुले साहब से हम बात करेंगे कई विषयों में। डॉक्टर अमित मुले साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू दिस ब्यूटिफुल प्रोग्राम। और आपसे करबद्ध एक छोटी सी प्रार्थना है, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं सर? नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर अमित मोरे। मैं पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। आई हैव बीन ट्रेन्ड इन प्लास्टिक सर्जरी फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज इन न्यू दिल्ली। राइट सर। एंड पिछले 10 सालों से मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा मेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज कैंसर रिकंस्ट्रक्शन। सो ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, इनमें जो भी डिफेक्ट बनते हैं तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन कैसे करें, तो उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। राइट सर। आज तक मैं 1500 से ज्यादा मरीजों को ट्रीट कर चुका हूँ ओह वाह, कैंसर रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अमेजिंग, दैट इज सो ब्यूटिफुल। तो दोस्तों बहुत सीधी सी बात है, जितना डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसके उसको जान करके, उनकी क्रेडेंशियल्स को जान करके हम बिल्कुल तय कर सकते हैं दैट वी आर एक्चुअली स्पीकिंग टू एन एक्सपर्ट जिन्होंने बहुत बहुत एक्सपीरियंस गैदर किया है इस पूरे के पूरे फील्ड में, यानी कि जो इस फील्ड में डॉक्टर साहब हैं, ट्रायल एंड एरर की कोई गुंजाइश दोस्तों नहीं होती। एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल पेशेंट, ए डॉक्टर हैज़ टू बी 100% परफेक्ट। वो कुछ भी एरर छोड़ नहीं सकते, नॉट इवन 0.1%। सो वी आर इन एब्सोल्युटली सेफ हैंड्स विद डॉक्टर मुले हियर। डॉक्टर अमित, आपसे पूछना चाहूँगा, हम लोग बात कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी की, बट ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा इसका कनेक्शन डॉक्टर साहब एक सरल भाषा में, एक सरल व्यक्ति को जिसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ना हो, उसके लिए जानकारी के लिए बताएं कि प्लास्टिक सर्जरी ऑन्कोलॉजी के साथ कैसे हाथ मिलाती है। मतलब आई मीन ऑन्कोलॉजी में उसका क्या रोल है? प्लास्टिक सर्जरी का ऑन्कोलॉजी में रोल अगर आपको जानना है तो उसके लिए ऑन्कोलॉजी का जो इवोल्यूशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो हमें जानना बहुत जरूरी है जी। तो अगर आप 50 या 100 साल पहले जाओ तो ये होता था कि कैंसर का डायग्नोसिस होना ही बहुत मुश्किल था। एब्सोल्युटली। एज वी स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज, हमने साइंटिफिक प्रोग्रेस की, वी स्टार्टेड डायग्नोसिंग दिस कैंसर्स, एंड देन केम द मेन इशू, ये आया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, जी। तो इससे जान कैसे बचाए। और फिर जो सेकेंड फेज था उसमें ये था कि पेशेंट या मरीज की जान कैसे बचाई जाए। और एक बार उसमें भी हमने काफी सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट कर ली। कई सारे ऐसे कैंसर है जो अभी 100% ट्रीट हो सकते हैं। हमारे पास काफी प्लिथोरा ऑफ ऑप्शंस है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और पेशेंट ठीक हो सकता है।
तो अभी ये थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जान तो बच गई पर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो कैंसर के मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करें, तो वहां पे प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का रोल आता है। अमेजिंग। मुझे याद पड़ता है डॉक्टर साहब, मैं जब फील्ड में हुआ करता था अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स बैक, एक जगह पर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों मैं इस स्टेटमेंट को आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत क्लियरली ये चीज़ स्टेट की है, एंड विच इज़ वैलिड टिल डेट नाउ, कि ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जिस तरीके की डिजीज़ है हम उसके प्रोग्नोसिस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन एक क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और डॉक्टर अमित मूले इज डायरेक्टली डीलिंग विद दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ब्यूटिफुल। डॉक्टर अमित, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस। मैं जानना चाहूँगा, जैसे अब कैंसर की बात चल निकली है, और देर आर सो मैनी काइंड ऑफ कैंसर्स, अगर स्टार्ट करें तो ओरल कैंसर, यानी कि मैं माफ़ी चाहूँगा कहने के लिए, हम लोग थोड़े से बदमाश लोग हैं, गुटखा खा लिया, सिगरेट पी लिया वगैरह वगैरह, इस तरह की हरकतें हम लोग बहुत करते हैं, एंड वी इंजॉय दैट, एंड वी डोंट बिलीव कि आगे कुछ मुसीबत मुझे नहीं हो सकती, लेकिन हो जाती है। तो ओरल कैंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट माउथ एंड तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल है डॉक्टर साहब? देखो, ऐसे होता है कि ओरल कैंसर जो है ये एक ब्लैंकेट टर्म हो गया, जी। जिसे साइंटिफिकली हम हेड एंड नेक कैंसर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। और उसके काफी सारे सब टाइप्स होते हैं। आपके लिप का अलग होता है, चीक में अलग हो सकता है, जॉज में अलग होता है, लोअर जॉ में अलग, अपर जॉ, टंग। और इन ये सब टाइप्स मालूम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर ऑर्गन का अपना फंक्शन है, और सर्जरी में जब भी वो ऑर्गन निकलता है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लास्टिक सर्जरी का यहाँ पे रोल क्या है, तो यहाँ पे हमारे बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं प्लास्टिक सर्जरी के ओरल कैंसर में। वन इज कि वो जख्म को बंद कर दो। तो जो ऑन्कोलॉजी, जो आपके सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, आपका जब बीमारी निकालेंगे तो वहां पे एक जख्म होता है, और वो जख्म खुला नहीं रख सकते, उसको बंद करना जरूरी है। करेक्ट सर। वो इसलिए भी जरूरी है कि आगे ये पेशेंट को रेडिएशन मिलना है, और रेडिएशन मिलने से पहले जख्म जल्दी से जल्दी ठीक होना जरूरी है। करेक्ट। दूसरी चीज आती है कि फॉर्म, ठीक, यानी वो दिखता कैसे, ठीक है। ओके। तो ये एक दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया प्लास्टिक सर्जरी में। और तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है फंक्शन, कि वो काम कैसे करता है। तो जैसे हेड एंड नेक रीजन के काम क्या क्या है, ब्रीदिंग हो गया, स्वॉलोइंग हो गया, स्पीच हो गया, ये उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। सो प्लास्टिक सर्जरी के जो 5 एम्स अगर हम बोल सकते हैं, तो ये हो गए कि एक तो जख्म ठीक करना, दूसरा कि आपका जो चेहरा है जी, वो मे बी नॉट 100% बट 80 to 90% उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो एस्थेटिक्स है, उसको बरकरार रखना। एंड बाकी के 3 ऑब्जेक्टिव्स है कि आपका जो ब्रीदिंग है, आपका स्वॉलोइंग है, एंड जो आपका स्पीच है, इनको कम से कम उसमें दिक्कत आना, नुकसान। सो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लास्टिक सर्जरी और हेड एंड नेक कैंसर के। ओके ओके। बहुत ही सिंपल भाषा में दोस्तों डॉक्टर अमित जी ने बहुत क्लियरली बतलाया है कि प्लास्टिक सर्जरी के ओरल कैंसर की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि जिसको हेड एंड नेक कहा जाता है, जिसमें ये इससे ऊपर वाला हिस्सा इन्वॉल्व है, उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली हमें समझाए हैं। आवाज़ ठीक आनी चाहिए, स्वॉलोइंग हम गटकना ठीक ठाक करते रहें, सूंघना चलता रहे, खाना पीना चलता रहे, और जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है चेहरे का, वो टू मैक्सिमम एक्सटेंट डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं कि वो मेंटेन रहे। वेरी क्लियर, बहुत सिंपल भाषा में डॉक्टर साहब ने समझा है। अब
जब ये काम करते होंगे तो वो कितना टेक्निकल और कितना डिफिकल्ट होगा हम विचार भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इमेजिन। उसी के लिए डॉक्टर अमित जैसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, इसी से छोटा सा एक सवाल दिमाग में आ रहा है, क्या इस तरीके की सर्जरी के बाद, कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद, आई मीन टू से, अगर स्पीच जानी होती होगी तो वो कितनी परसेंटेज में रीस्टोर हो जाती होगी डॉक्टर साहब? मतलब कैन आई पॉसिबली से सम परसेंटेज, 60%, 70%? तो ये जो आपका एक तो ये मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ठीक है? सॉरी, प्लास्टिक सर्जरी। ये प्लास्टिक सर्जरी है। टू बी मोर प्रिसाइज आप इसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कह सकते हो, ठीक? और प्लास्टिक सर्जरी के भी एक बड़ा सा हमारे पास प्लेटर रहता है, ओके। एंड वो प्लेटर में से हम क्या चूज करते हैं किस पेशेंट के लिए, तो उसे हम एक रिकंस्ट्रक्टिव लैडर कहते हैं कि द सिंपलेस्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन सबसे बाद में। और फिर हमारा पेशेंट ये कहाँ पे बैठता है एंड फिर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है ये हम देख के डिसाइड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर वो पेशेंट को हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट अगर देते हैं, बेस्ट पॉसिबल प्लास्टिक सर्जरी वो अगर ले सकता है, तो जो स्पीच है वो ऑलमोस्ट 90 to 100% हम दे सकते हैं। वाओ, ओके, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, जिस तरीके का इंडिकेशन होता होगा, जिस तरह से बीमारी की एक्सटेंट होती होगी, कितनी बड़ी है, कौन से स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंगली आप ही डिसाइड कर पाएंगे। हम लोगों को तो पता नहीं चलेगा कि उस प्लेटर में जो आपने बताया उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या चीज़ एप्रोप्रिएट रहेगी। बट इस बात को सुनकर बहुत कॉन्फिडेंस आता है डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगता है कि 90% to 100% हम स्पीच को रीस्टोर कर सकते हैं या बचा सकते हैं। दैट इज़ सो कन्विंसिंग, कंफर्टिंग। बड़ा अच्छा लगा सुन के इस बात को डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ें। अगर डॉक्टर साहब हम लोग बात करें प्लास्टिक सर्जरी ऑफ अदर इंडिकेशंस, तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल रूटीन में करीब करीब सब लोगों को मालूम रहेगा। आज की डेट में गूगल बाबा बहुत पावरफुल हो गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी, ये माना जाता है कि जी सबसे ज़्यादा रोल प्लास्टिक सर्जरी का उस इंडिकेशन में है, क्योंकि जैसे मैंने पहले हल्का सा मेंशन किया कि इस डिजीज़ के साथ सर सोशल स्टिग्मा बड़ा जुड़ा हुआ है। एलोपेशिया हो जाना एंड देन ब्रेस्ट रिमूवल इज़ अ बिग इमोशनल इशू फॉर एनी पेशेंट फॉर दैट मैटर। सो ब्रेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर में, उसमें प्लास्टिक सर्जरी का रोल बताएं डॉक्टर साहब। सो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बारे में अगर आपको एक ब्रीफ में बोलना हो तो वो दो तरीके की होती है जी। एक होता है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और दूसरा होता है मैस्टेक्टॉमी, यानी आपका पूरा ब्रेस्ट निकाल देना। अगर हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं होती, ठीक है, और कुछ सबसेट्स होते हैं कि जिसमें हमें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत हो सकती है, और वहां पे जो टिश्यू रिप्लेसमेंट है वो एक तो डिस्प्लेसमेंट टेक्निक, यानी आपका जो ब्रेस्ट है उसी से टिश्यू लेके वो हम प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। और एक रिप्लेसमेंट टेक्निक्स होते हैं कि ब्रेस्ट के आजू बाजू का टिश्यू, यानी फॉर एग्जांपल बैक से थोड़ा सा टिश्यू लेके वहां पे जो ब्रेस्ट में डिफेक्ट बना है उसको हम ठीक कर सकते हैं। मोस्ट पीपल आर नॉट वरीड अबाउट ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, क्योंकि उसमें आपका ब्रेस्ट का मेजॉरिटी वॉल्यूम सेव होने वाला है। कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में कि उनमें हमें मैस्टेक्टॉमी करना जरूरी होता है, और वहां पे हम मेजर रोल आता है प्लास्टिक सर्जरी का, जिसमें हम आपके एब्डोमेन से या आपके बैक से या आपके थाई से, डिपेंडिंग ऑन आपका बॉडी हैबिटस कैसे है, आपका पहले क्या सर्जरीज हुआ, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके अनुसार
हम आपके इन टिश्यू से लेके वहां पे नया ब्रेस्ट बना सकते हैं। ओ, इन्हें हम ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। ऑटोलॉगस का मतलब है आपके खुद के बॉडी से ही हमने फैट और स्किन लिया और उससे एक नया ब्रेस्ट बना दिया। ओके, कुछ पेशेंट्स में अगर ये ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि ये बड़ा प्रोसीजर होता है, लंबी चलने वाली सर्जरी होती है। तो उसके लिए अगर इफ दीज पेशेंट्स आर नॉट रेडी, तो हम जो सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं, इन प्रॉपरली सिलेक्टेड पेशेंट्स हम सिलिकॉन इम्प्लांट से भी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एंड देन देर इज एन अनदर सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिनमें हम एक हाइब्रिड टेक्निक यूज कर सकते हैं। ओके, एंड इसमें व्हाट इज हम दैट डॉक्टर साहब? हाइब्रिड टेक्निक में हम सिलिकॉन इम्प्लांट विद योर ओन ऑटोलॉगस टिश्यू, ऐसे दोनों मिला के उसे हम ब्रेस्ट बना सकते हैं। ओके, सिलिकॉन इम्प्लांट्स के बारे में डॉक्टर साहब कई बार सुनते रहे, कई समय से सुनते रहे, लेकिन खैर वो पर्सपेक्टिव अलग होता था। कई बार ऐसा सुनने में आया कि हॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस ने सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाए। खैर उनके पर्पसेस अलग थे, बट यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पेशेंट। लेकिन अगर मैं सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की बात करूँ तो कितने सक्सेसफुल होते हैं डॉक्टर साहब? इज आई मीन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। क्या उनके सक्सेस रेट है, या क्या ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है डॉक्टर साहब? सो नाउ अगर हम बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की, जी जी, कि वो यानी सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बारे में अगर बात करना है तो दो अलग इंडिकेशंस कंप्लीटली है। एक तो हो गया कॉस्मेटिक सर्जरी, जो अपने एक्ट्रेसेस, हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में कहा। एंड इट्स अ मिथ कि ये जो सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स है ये बस एक्ट्रेस लोग करते हैं। इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज फॉर कॉमन पीपल। normal people to get breast implants. ओह, So उस वैसे कुछ नहीं है। एंड द इट हैज बिकम कॉमन बिकॉज उसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम है। ओह, सो इट इज सिलिकॉन इज अ रिलेटिवली इनर्ट मटेरियल, और इनर्ट का मतलब यह है कि जब वो अपने बॉडी में जाता है उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ओके, And that is the reason silicone implants are very safe. Silicone implants in breast reconstruction is a completely different. So उसको हमें अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए। So क्या सिलिकॉन इम्प्लांट से हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं। क्या उससे रिजल्ट अच्छा आ सकता है? डेफिनेटली अच्छा आ सकता है। पर क्या उसके रिजल्ट्स ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन इतने सुपीरियर हो सकते हैं? तो नहीं। द बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शन फॉर ब्रेस्ट फॉर आफ्टर मास्टेक्टोमी रिकंस्ट्रक्शन इज ऑटोलॉगस टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन। और फॉर एनी रीजन, अगर इफ द पेशेंट डजंट वांट इट और फॉर एनी अदर रीजन पे ऑटोलॉगस रिकंस्ट्रक्शन फेल हुआ है एंड अगर हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज करना है, so it is a safe method, it is a decent method, but not as good as autologous reconstruction. ओके, ओके, ओके। दोस्तों, जितना डॉक्टर साहब ने समझाया, जितना मुझे समझ में आया, वो सिंपल सा यही है कि ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि हमारे ही शरीर से हमारे ही टिश्यूज़, हमारे ही फैट्स को निकाल कर ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो मतलब ये हुआ कि रॉ मटेरियल भी हमारा है और फिनिश्ड गुड्स भी हमारा है। तो जाहिर सी बात है कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठेगी और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। लेकिन ठीक है, कई जगह पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या फिर कुछ लोग नहीं तैयार होंगे, तो वहाँ पर सिलिकॉन ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की भी बात डॉक्टर साहब ने बताई। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियरली डॉक्टर साहब ने कही है कि ऑटोलोगस इज सर्टेनली प्रेफरेबल। जाहिर सी बात है, हमारी चीज़ है वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। कुछ मिथक, कुछ कन्फ्यूजन्स, इस बात को सुनकर लोगों के दूर हुए होंगे। अब जैसे मैंने पहले कहने की कोशिश की, फिर चाहे वो ओरल कैंसर की बात हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की बात हो, या एज अ कैंसर,
सोशल स्टिग्मा एक जुड़ा हुआ है इसके साथ। प्लास्टिक सर्जरी जब आप ऑफर करते हैं, जिसके ऑप्शंस के बारे में जब आप पेशेंट को बताते हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो कैसा फील करते हैं पेशेंट्स, आप जब उन्हें बताते हो तो आप कैसा फील करते हो, और आपके बताने के बाद वो कैसा फील करते हैं, उनके उसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। अभी अगर हम ओरल कैंसर की बात करते हैं, जी। सो जब भी पेशेंट मेरे पास आता है, सो उसको हिस्ट फर्स्ट कंसर्न पेशेंट का ये होता है कि मेरा चेहरा कैसे दिखेगा, चेहरे पे कोई स्कार होगा क्या, चेहरे का जो शेप है वो चेंज होगा क्या। तो ये उसके सबसे बड़े दो कंसर्न होते हैं। ना बोल पाना, ना खा पाना वो फिर भी सह लेगा, पर जो सोशल बिकॉज हमारी पहचान क्या होती है, तो हमारा चेहरा होता है, लोग हमें पहचानते हैं अपने चेहरे से। करेक्ट। तो अगर मैं अपने पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस दे पाऊँ कि आपका जो चेहरा है वो 90% पहले जैसे दिखेगा, या कोई कुछ केसेस में मुझे मालूम है कि मैं उतना नहीं हो पाएगा, तो 70% या 80% दिख जाएगा। सो वो उनके लिए बहुत अश्योरिंग होता है, और मे बी दैट ऑल्सो प्लेज अ पार्ट कि वो सर्जरी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर प्लास्टिक सर्जिकल ऑप्शन पेशेंट्स के पास नहीं है, उसे मालूम है कि ये सर्जरी के बाद मेरा चेहरा टेढ़ा होने वाला है, मेरा जो चेहरा है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अच्छा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, सो वो तैयार नहीं होते सर्जरी के लिए। ओके। सो इफ वी हैव एन आर्मामेंटेरम विद अस, जिससे हम उसका चेहरा ठीक कर सके और उन्हें उसका कॉन्फिडेंस दे सके, सो दे गेट रेडी फॉर आगे का जो सर्जिकल ऑप्शन है, कीमोथेरेपी है, उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दोस्तों, ये बात गौर करने की है, जैसा डॉक्टर अमित सर ने बताया, बहुत खूबसूरती से डॉक्टर साहब ने ये चीज़ कही है कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो फिर पेशेंट हो या चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो, बहुत ज़रूरी होता है पूरी ज़िंदगी को जीने के लिए, उत्साह के साथ, समाज के साथ चलने के लिए। और जब बात पेशेंट्स की आ जाती है, तो जाहिर से पेशेंट्स क्या, किसी के लिए भी सबसे पहली चीज़ जो होती है प्रेजेंटेबल, वो होती है चेहरा। अगर चेहरे में कुछ भी ऊपर नीचे छोटा मोटा हो जाता है तो हम बहुत स्पीड से अपना कॉन्फिडेंस खोते हैं। डॉक्टर अमित सर वहीं पर हमारी हेल्प करते हैं, पेशेंट्स के लिए ये बात बताते हैं। इतना सारा उनके पास आर्मामेंट्स हैं, जैसा उन्होंने एप्रोप्रिएट टर्म यूज़ किया कि वो पेशेंट का कॉन्फिडेंस रीस्टोर करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर को रीस्टोर करने के साथ साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल की बात करें तो वो उसके कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करते हैं। जाहिर सी बात है ये चीज़ कनेक्टेड है कि पेशेंट फिर कहता है चलिए मैं वैसा का वैसा ही दिखूंगा, तो डॉक्टर साहब चलिए मेरे को फिर कीमोथेरेपी भी चाहिए, सर्जरी भी चाहिए, रेडिएशन भी चाहिए, आई विल डू इट। ये होता है कॉन्फिडेंस। और डॉक्टर अमित इज पैरागॉन। डॉक्टर अमित जो है वो कैरियर हैं उस कॉन्फिडेंस के। ब्यूटीफुल, बड़ी खूबसूरत बात कही। तो डॉक्टर साहब अब एक और सवाल दिमाग में आ रहा है जो पेशेंट्स के ही बेनिफिट के लिए अच्छा रहेगा। आपने रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करी, प्लास्टिक सर्जरी करी, रीस्टोर किया, इसको ठीक होने में कितना वक्त लगता है डॉक्टर साहब? मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन, 10 days, 15, 2 months, 3 months, कितना वक्त लगता है? सो अगेन ये काफी उसमें वेरिएशंस होते हैं, बिकॉज हर पेशेंट अलग होता है, हर सबसाइट हमने जो बात की थी उसमें अलग अलग चीजें होती है, एंड हर एक का जो रिकवरी टाइम है वो अलग अलग होता है जी। बट अगर चेहरे का नॉर्मल दिखना, अगर उसके बारे में, फेस के बारे में बात करें, आपका जो फेस प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात करें, तो जनरली जो फाइनल रिजल्ट है उसे आने में 3 से 6 महीने लग जाते। ओके। हाउएवर जो फंक्शनल चीजें है, आप मुंह से ठीक से खाना खाना, ठीक है,
आपका मुंह से बात करना, सो इनमें जो इम्प्रूवमेंट है ये ऑलमोस्ट 60 to 70% ये बाय फर्स्ट वीक आ जाती है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 months और सो वो इम्प्रूव होके अपने फाइनल जो लेवल पे आना है वो 6 महीने तक वो आ जाती ओके ओके ओके। है। बट मेजोरिटी ऑफ द इम्प्रूवमेंट जो है वो फर्स्ट 1 week में हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरीके के विश्वास को पाने के लिए, कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, ये बहुत ही छोटी कीमत है डॉक्टर साहब, आई मस्ट से। कोई भी पेशेंट कहता होगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 6 महीने में इफ इट ऑल आई वुड स्टार्ट लुकिंग लाइक आई ऑलवेज यूज टू लुक लाइक, ब्यूटिफुल, आई मीन आई एम ओके विद दैट। कोई भी इस आत्मविश्वास को पाने के लिए कुछ भी करेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो किस तरीके के पेशेंट्स को आप फिर प्लास्टिक सर्जरी की सलाह देते हो कि देखिए आप करा लो? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो डॉक्टर साहब आप एक क्लिनिशियन हो, आप एक सर्टेन लिमिट तक पेशेंट को बोल सकते हो कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है 1-2% की वेरिएशन कर सकते हो, 70% की जगह 69% बस। लेकिन उसके बाद आपका प्रोफेशनल इथिक्स भी बोलता है कि आप उसको फॉल्स होप्स तो नहीं दे सकते, उसको आप कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि आप ठीक हो जाओगे। सो ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको आप एक्चुअली सलाह देते हो कि आपको प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए? ऐसे 2 तरीके के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ज्यादा फायदा नहीं होता, उनके बारे में पहले बात करेंगे। बिल्कुल। एक है कि बहुत अर्ली डिसीज है, ठीक है, ओके। और उसमें प्लास्टिक सर्जरी का जनरली यानी मैच प्लास्टिक है, जो एडवांस प्लास्टिक सर्जरी का कोई रोल नहीं होता। छोटा मोटा स्किन ग्राफ्ट लग सकता है, लोकल फ्लैप लग सकता है, बट मेजर प्लास्टिक सर्जरी का रोल उनमें नहीं होता जी। एक दूसरा द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जिनका जो डिसीज बहुत एडवांस्ड, सो उनमें वो केसेस में हमें प्लास्टिक सर्जरी करना जरूरी होता है, एडवांस टेक्निक्स यूज करना भी जरूरी होता है, पर वहां पे हमारा जो फोकस है वो वूंड क्लोज करने का फोकस शिफ्ट हो जाता है, एंड उसमें हम बिकॉज द डिसीज वाज वेरी एडवांस्ड, वो केसेस में हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। मे बी कुछ केसेस में दे सकते, बट वी कैन नॉट ऑलवेज गारंटी कि 100% हम वहां पे रिजल्ट फंक्शनल एंड एस्थेटिक रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। पर जो बीच वाला स्पेक्ट्रम है, जिनका डिसीज उनका है बट वो ज्यादा फैला हुआ नहीं है, वो पेशेंट्स में प्लास्टिक सर्जरी, स्पेशली रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी, एडवांस टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, उनसे वी कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स बोथ एस्थेटिकली एंड फंक्शनल। ओके, ऑलराइट। तो उन पेशेंट्स को आप फिर सजेस्ट करते हैं कि आपको ये चीज करानी चाहिए, विच इज certainly going to benefit you. वाओ, यस, अमेजिंग, थैंक यू डॉक्टर साहब। क्योंकि हम लोग हमेशा एडवांसमेंट्स की बात करते हैं, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है, तो हम लोग हर बार अपने फ़ोन को भी वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू चेंज आफ्टर 6 months। सो हम लोग एडवांसमेंट की अगर बात करें तो डॉक्टर साहब आपके फील्ड में, यानी कि ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड प्लास्टिक सर्जरी के फील्ड में, व्हाट इज द एडवांसमेंट विच इज हैपनिंग? ऐसा कुछ एडवांसमेंट की बात बताइए ना डॉक्टर साहब, जो हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाए। सो देयर आर अ फ्यू एडवांसमेंट्स। सो जैसे कि लिम्फेडिमा सर्जरी हो गया, ठीक। ओके। सो ब्रेस्ट कैंसर के बाद एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है लिम्फेडिमा का। सो लिम्फेडिमा प्रिवेंट करना पॉसिबल था, बट वो अगर लिम्फेडिमा होता है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था इतने दिन। ओके। सो विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक्स हम अभी लिम्फेडिमा का ट्रीटमेंट कर सकते। सो दैट इज काइंड ऑफ एडवांसमेंट जो हम लास्ट 4 या 5 साल में नया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या आ सकता है प्लास्टिक सर्जरी? जी जी जी। तो रोबोटिक सर्जरी इज ऑलरेडी, pelvic surgeries, hiatal surgeries, orthopedic surgeries, spine surgeries, इसमें robotic surgery is already playing a big role। यही चीज अभी माइक्रो सर्जरी में आना शुरू हो गई है,
देयर आर अ फ्यू रोबोट्स विच हैव बीन डेवलप्ड. अभी तक इंडिया में वैसे कोई रोबो अवेलेबल नहीं है, जी. बट इट विल डेफिनेटली कम अ बिग वे इन प्लास्टिक सर्जरी, बिकॉज हमारा जो वर्क होता है ये बड़ा ये मैग्निफिकेशन में करना पड़ता है और बड़ा फाइन वर्क होता है. सो हैविंग अ रोबो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, और वो मे बी नेक्स्ट 5 to 10 years दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग इन प्लास्टिक सर्जरी. ओके, ऑल राइट, ऑल राइट. मैं बिल्कुल ठीक समझ गया. मेरे दिमाग में दरअसल यही आ रहा था डॉक्टर साहब, छोटा मोटा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो बात आ रही थी रोबोटिक्स सर्जरी की. रोबोटिक्स प्लास्टिक सर्जरी में जो यूसेज होने वाला है या छोटा मोटा जो भी अभी तक इंडिया में हो रहा है, आपने बहुत प्यारे ढंग से क्लैरिफाई किया. और ये एक बहुत उम्मीद की बहुत बढ़िया बात है दैट वी वुड बी हैविंग दीज टेक्निक्स इन इंडिया विच वुड एक्चुअली हेल्प अस अ लॉट. डॉक्टर अमित, बस चलते चलते जो भी पेशेंट्स हैं उनके परिवार वालों को, उनके दोस्तों को, उनके रिलेटिव्स को, उनके आसपास सपोर्ट फंक्शंस को, उनको क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे? सो मेरा एक ही कहना है कि हैविंग अ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, बिकॉज अभी हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आपका ट्रीटमेंट होना पॉसिबल है. एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, मे बी मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड बाय एडवांस टेक्निक्स. और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है वो हम अच्छा, वी कैन ट्राई एज मच एज इज पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड कि आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम हायर साइड में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. और ये बस मेरी बात नहीं है, इट इज एनी सेंटर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड. सो ये जो एडवांसेस है ये कई जगह पे अवेलेबल है. तो अगर आपको कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है, आपके किसी रिलेटिव को हुआ है, तो डरने की बात नहीं है. जल्द से जल्द डॉक्टर को मिलिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए. ब्यूटीफुल. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब. बहुत कॉन्फिडेंस आया. आपने बिल्कुल सही कहा. अगर कोई जानकार हैं, कोई फ्रेंड हैं, कोई रिलेटिव हैं और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर अमित को सुनकर, तो इस कॉन्फिडेंस को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, रेडिएट कीजिए. कोई डरने की आवश्यकता नहीं है. डॉक्टर अमित जैसे एक्सपर्ट्स अब अवेलेबल हैं हमारी ही सुरक्षा के लिए, हमारे ही देखभाल के लिए. डॉक्टर अमित, थैंक यू सो मच. आप पधारे, आपसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू सो मच सर. धन्यवाद.